नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस क्या है, ये कैसे कॉज होती है, इसके कौन कौन से टाइप है, इसके साइन सिम्टम, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल में हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, नर्सिंग का क्या रोल्स और क्या इम्पोर्टेंस होता है इसको ठीक करने में। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। ऑलराइट, ब्रोंकियल ट्यूब आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, अगले पीपीटी में हम इसको देख ही लेंगे। जो आपकी ब्रोंकियल्स होती है, ब्रोंकियल्स में क्या होना, आपका इन्फ्लेमेशन होना, आपकी ब्रोंकियल में सूजन होना, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग होना, एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होना, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो क्या होता है, नैरो हो जाना। साइज जिसका ल्यूमन है, जिसका ओपनिंग था वो क्या हो जाना, नैरो हो जाना। नैरो इन द सेंस कि वो सिकुड़ जाना। ठीक है, अभी इतना था, ये सिकुड़ के हो गया पतला। अब इसमें से आपका एयर का एक्सचेंज होने में, एयर के फ्लो होने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसमें होता है, आपके ब्रोंक्यूल्स में। राइट, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। ब्रोंकियल ट्यूब में आपके क्या होना बेटा, इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स से, है ना, फ्रॉम द लंग्स। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसको दो अलग अलग टाइप में इसको क्लासिफाई किया है आपका। एक तो हो जाता है आपका एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब आपका विद इन 2 वीक के अंदर है, 3 वीक्स के अंदर है, दैट इज आपका एक्यूट में आ जाता है। और यदि वो आपके 3 वीक से ज़्यादा है, मोर देन आपका 21 डेज है, मोर देन आपका 3 वीक है, 3 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर, दैट इज योर क्रॉनिक केस। ऑलराइट, तो आपका एक क्रॉनिक भी हो सकता है और आपका एक एक्यूट केस भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसके जो किस कारण से ये हो सकता है, आप आपको ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, आपको कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है ना, उसकी वजह से भी ये आपको हो सकता है। कोई आपको इरिटेंट हुआ है उसकी वजह से आपको हो सकता है। अदर एसोसिएटेड डिसीज की वजह से भी आपको ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे की स्लाइड पे इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लंग्स का आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है रेड इन कलर की, दैट इज यूर ब्रोंकी। ओके, और जो सर्कल में यहाँ पर, दैट इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी। अब इसमें क्या होता है, आपकी ब्रोंकियल में होना, इन्फ्लेमेशन होना। ये आपका नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है और ये आपका इन्फ्लेमेड है। तो आप इसमें ओपनिंग देखेंगे और इसकी आप ओपनिंग देखेंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। नॉर्मल में आपकी पूरा ल्यूमन ओपन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो एयर का फ्लो है वो आसानी से हो जाएगा, इसलिए आपकी एयर ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो पाएगी। कोई भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। आपका जो म्यूकस है वो भी बढ़िया नैरो है, पर जहाँ पर आपका कॉज हो गया, आपको ब्रोंकाइटिस हो गया, वहाँ पर आपके ब्रोंकियल्स में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई। ब्रोंकियल की जो लाइनिंग है उसमें आपको इन्फ्लामेशन होना, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब में क्या हो जाना, दैट इज ब्रोंकियल ट्यूब, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से धीरे धीरे करके इसकी जो ओपनिंग है ये क्या हो जाना, छोटी हो जाना। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, एक्यूट। एक्यूट आपकी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज एक्यूट में आ जाता है विद इन आपका 3 डेज, सॉरी 3 वीक्स। ऑफन फ्लो कोल्ड और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये किससे हो सकता है, आपका ज़्यादातर अक्सर ये आपका कोल्ड से और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हो सकता है। टिपिकली लास्ट लेस देन 3 वीक, जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 वीक से कम होता है। क्रॉनिक में क्या होता है, लॉन्ग टर्म, या आपको जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, आपको लंबे समय से 3 वीक से ज़्यादा हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर भी इवन हो सकता है। पार्ट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये आपका सीओपीडी का एक पार्ट हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एक आपकी, ये भी आपकी लंग्स की डिसीज होती, इसका भी एक पार्ट हो सकता है, एक इसके साथ साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है।
इसमें जो आता है वो आपको एक प्रोडक्टिव कफ आता है। प्रोडक्टिव कफ वो रहता है जो कि आपकी वेट, आपकी गीली खांसी होती है जिसके साथ आपके बलगम फ्लेगम आपका साथ में आता है, दैट इज योर प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, आपकी सूखी खांसी आती है जिसके साथ आपका म्यूकस, आपका बलगम नहीं आता है, राइट। दैट लास्ट फॉर लीस्ट 3 मंथ। ये कितना हो सकता है आपका, लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, है ना, 3 मंथ से ज़्यादा का हो सकता है, दैट इज आपका क्रॉनिक केस हो गया। और रिक्यूर फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर, या फिर हो सकता है आपका 2 कंसेक्यूटिव ईयर का भी आपका हो सकता है, 2 ईयर भी आपके इवेंट हो सकते हैं। कॉजेस इसमें क्या आ जाएगा आपका, किस कारण से, किस रीजन से आपको हो सकती है, तो आगे के इसमें हम कॉजेस देखेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो आपको किसकी वजह से होती है, मोस्ट कॉमन ज़्यादातर अक्सर जो होती है वो आपको वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको होती है, एक्सपोजर टू इरिटेंट। दूसरा, आप एक्सपोज कर रहे हैं इरिटेंट से, इरिटेंट मतलब जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहे हैं, उसको स्वेलिंग कर रहे हैं, उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे हो गया आपका स्मोकिंग, ना, सिगरेट। हम एक स्टेटस बनाने के लिए सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो हमारे लंग को कहीं ना कहीं जाकर के डैमेज करती है, लंग्स को हमारे खराब करती है, और ऑलमोस्ट हमारा 70 to 75% जो डिसीज का कॉजेस होता है वो आपका टोबैको स्विमिंग और आपका स्मोकिंग का रीजन कॉजेस की वजह से ही होता है, राइट। तो कोई भी लंग्स की तो जितनी भी डिसीज में आता है आप एक कॉजेस उसमें ऐड ऑन कर ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं। फर्स्ट आपका टोबैको स्विमिंग, स्मोकिंग, है ना। फिर दूसरी चीज डस्ट से, आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा उड़ते हैं, आपके एयर के साथ साथ आपके डस्ट आ जाते हैं, फ्यूम ज़्यादा धुआं निकलता है, आपकी फैक्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई, है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है। वेपोरअप की वजह से आपको हो सकता है, वेपोर्स की वजह से, और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी आपको हो सकता है। एक्यूट वाला इसमें हमने रीजन देखा, अभी हम देखेंगे क्रॉनिक जो है वो किस कारण से होती है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट, अब वही एक्सपोजर आप जो इरिटेंट उनके लॉन्ग टाइम एक्सपोज कर रहे हैं, स्पेशली आप कुछ ऐसी जगह पर आप वर्क कर रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर जो केमिकल्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं, फ्यूम्स वगैरह, जैसे फैब्रिक कंपनीज वगैरह हो गया, राइट, जहाँ पर आपके कपड़े बनते हैं, धागा वगैरह बनता है, नहीं, या कोई केमिकल्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, इंजेस्ट हो रहा है उस चीज़ से आपको, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, स्पेशली टबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से आपको हो सकता है, एयर पॉल्यूशन में भी लॉन्ग टाइम आप एक्सपोज हो रहे हैं उससे आपको हो सकता है, केमिकल और फ्यूम और डस्ट की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। तो ये सब को हमको अवॉइड करना है। फिर इसका रिस्क फैक्टर आ जाएगा, कौन कौन सी का चीज़ों से इसको रिस्क होती है। फर्स्ट तो आपका आ जाएगा यहाँ पर भाई स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर होता है। फिर आप वहाँ पर बीड़ी पी रहे हो, है ना, सिगरेट पी रहे हो, सिगार पी रहे हो, वट एवर, राइट। वीक इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम वीक है, आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर है, तो चांसेस होते हैं कि भाई ज़्यादा हो जाए। इम्यून सिस्टम आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आपको कम चांसेस होते हैं होने के। एक्सपोजर टू इरिटेंट ऑन जॉब, जब भी आप ऑन जॉब हैं, वर्क कर रहे हैं आप कहीं पर, और आप एक्सपोजर के साथ ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं ज़्यादा आप इरिटेंट से, जो भी आपके हैं उनके साथ, तो आपको ज़्यादा चांसेस होने के। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, GRDS जो डिसीज होती है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और अगला आपका फैक्टर आ जाएगा एज, मोर कॉमन होती है ओल्डर एडल्ट में, आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। फिर आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का पहले हम यहाँ पर देखेंगे। एक्यूट में आपका क्या होगा, कफ विथ विदाउट म्यूकस, जो आपका कफ है आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, विदाउट म्यूकस आपको कफ होगा। फटीग, आपको थकान महसूस होगी, थोड़ा सा भी आप वर्क करेंगे और आपको एकदम थकान होने लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। स्लाइट फीवर एंड चिल्स, थोड़ा थोड़ा आपको फीवर रहेगा, साथ ही साथ आपको चिल्स भी रहेगी, ठंडी हो दे करके आपको फीवर आएगा। चेस्ट आपकी डिस्कम्फर्ट रहेगी, आपको बेचैनी होगी, चेस्ट में आपको हैवीनेस लगेगी, आपको पेन लगेगा, आप ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको फीवर होगा, चिल होगा, जल्दी से आपको थकान हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी, ब्रीथिंग आपको डिफिकल्टी होगी। ये सारे इसके सिम्टम आ जाएंगे। क्रॉनिक में क्या होगा, परसिस्टेंट कफ विद म्यूकस,
कंटिन्यूस आपको खांसी चलेगी, कफ आएगा, साथ ही साथ आपको म्यूकस की प्रोडक्शन भी होगा, मतलब आपको गीली खांसी आएगी, ब्रीथिंग आपको डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको थोड़ा सा भी वर्क करोगे आपको दम लगने लग जाएगी, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर पाओगे, बीजिंग साउंड आएगा चेस्ट से आपका इस तरीके से, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट भी आपकी डिस्कम्फर्ट होगी, ऑलराइट, आपको एक कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, आपको अनकंफर्ट लगेगा, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होगा। ये सारी इसके क्या हो गए आपके कॉजेस हो गए। अभी हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। अब कॉजेस आपको पता चल गए, अब आप इसे कैसे डायग्नोज करोगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको करेंगे, कैसे करके आप इसके बारे में पता करोगे, कंफर्म करोगे। मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले आपको मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पेशेंट आपके पास आता है तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, आपको कौन सी खांसी चल रही है, कब से चल रही है, कितना दिन हो गया, आप क्या कर जॉब करते हो, आपने किस जगह पे आप काम करते हो, ये सारी उससे आप हिस्ट्री लेना है। फैमिली में पहले से किसी को तो नहीं है, आप पहले किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए हुए हो, क्योंकि तभी आपको क्या होगा, आप पूरा यदि से अच्छे से उससे डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, पूरा आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कंपेरिहेंसिव, तो आपको डायग्नोज करने में आसानी होगी और उतने इफेक्टिव तरीके से आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे। यदि आप पूछ रहे हैं आपको खांसी है, कब से है, सूखी खांसी है, गीली खांसी है, पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं लिया, आप क्या जॉब करते हैं, हो सकता है सामने वाला पर्सन ऐसी जगह पर जॉब करता हो जहाँ पर इरिटेंट जो है वो ज़्यादा होते हो, है ना, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है फैब्रिक वगैरह में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, तो हम उससे बोल सकते हैं भाई अवॉइड करो या फिर थोड़ा केयरफुली हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनका यूज़ करो, है ना, कुछ समय के लिए रेस्ट करो। तो आपको कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करना है, वॉट एवर जो भी डिसीज हो, आपको फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन तो आपको सभी में आ जाएगा, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे आप, उसका चेस्ट का देखेंगे, आपका डीप ब्रीथ है, सेलो ब्रीथ है, पेशेंट आपका कितना एफर्ट ले रहा है या नॉर्मल ब्रीथ हो रहा है ना, बहुत सारी मसल्स वगैरह, चेस्ट का साइज क्या है, बैरेल है, फ्लैट है, तो ये जो कंप्लीट हमने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में चेस्ट का, वो आपको कंप्लीट करना है। आपको हार्ट, उसका लंग साउंड वगैरह भी चेक करना है ना, ब्रीथिंग साउंड कैसा है, उसका ब्रीथिंग कैसा पैटर्न कैसा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चेक करना होता है, राइट। फिर अगला हम यहाँ पर रेडियोलॉजी में हम उसका चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, रूल आउट करने के लिए, फिर निमोनिया वगैरह तो नहीं है, हो सकता है कई बार निमोनिया भी हो सकता है, कफ का कलेक्शन हो जाना, एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट इज निमोनिया, इसके बारे में हम कल पढ़ ही चुके हैं। एल्वियोलाई अलग होती है, ब्रोंकियोल्स अलग है, ब्रोंकाई अलग है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग होती हैं, आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ऑलराइट। फिर आ जाता है आपका स्पूटम टेस्ट, कुछ आप स्पूटम टेस्ट भी करा लेंगे, इन्फेक्शन वगैरह का यदि आपको साइन वगैरह है तो आपको पता चल जाएगा पार्टिकुलर की किस रीजन से हो रहा है, स्पूटम टेस्ट आप करा लेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी टेस्ट जो होता है वो आपको पता टेस्ट कराना है, ताकि आप जो लंग्स की वर्किंग कंडीशन है वो आप मेजर कर सको, बेल है नहीं है, पार्टिकुलर कितना क्या लंग्स आपका वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक कराने के लिए आप पीएफटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीट्री, जिससे कि आप ऑक्सीजन का ब्लड सेचुरेशन जो लेवल है ऑक्सीजन का ब्लड में वो आप चेक कर सकते हो, और आपका रेस्पिरेटरी रेट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो दैट इज योर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हो गया, स्पायरोमेट्रीज वगैरह। देन हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। अब भी आप इसे कैसे मैनेज करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल मीन्स आप दवाई गोलियों से कैसे मैनेज करोगे, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में रेस्ट स्लीप हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारी चीज़ों में क्या क्या रोल होगा, पर्टिकुलर नर्स का इसमें क्या रोल होगा, नर्स इसे कैसे मैनेज करेगी। सबसे पहले आ जाएगा आपका रेस्ट, पेशेंट को आपको रेस्ट करने के लिए बोलना है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में रखना है। यदि पेशेंट आपका हैवी वर्क करेगा, पेशेंट रेस्ट नहीं करेगा, तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज़्यादा होगी और जल्दी से हील होने के चांस नहीं होंगे, तो पेशेंट को आपको रेस्ट के लिए इनकरेज करना है, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए एडवाइस करना है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, राइट, एक्यूट केसेस में जो फ्लूइड इनटेक है वो आपको एक्सेसिव करने के लिए बोलना है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं अक्सर तो डॉक्टर भी बोलते हैं भाई पानी ज़्यादा पियो, राइट, फल फ्रूट ज़्यादा खाओ, रेस्ट करो, आराम करो घर में, राइट, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जितना जल्दी आप रेस्ट करेंगे, प्रॉपर आप लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, यदि डॉक्टर ने दवा दी है
और आपको कुछ परहेज बताएं। यदि आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो दवा तो काम करेगी पर उतना नहीं करेगी, पर उसी के साथ जो उन्होंने बताया है जो भी परहेज वो यदि आप कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा है ना, सोने पे सुहागा है, राइट। तो यूज ऑफ ह्यूमिडिफायर, अदर चीज आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर मतलब जो कि आपकी म्यूकस है उसको मॉइस्ट करे, उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर जो मॉइस्ट एयर आता है उसका यूज कर सकते हैं, वेपोरप्स वगैरह। और ओवर द काउंटर पेन रिलीफ, जो भी आपकी मेडिसिन है, जो आपको पेन वगैरह हो रहा है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो जो काउंटर मेडिसिन है वो आप ले सकते हो। कफ सप्रेसेंट ले सकते हो कफ को सप्रेस करने के लिए, राइट। जो यदि आपको ज़्यादा कफ हो रहा है तो कफ रिलीज करने के लिए कफ सप्रेसेंट जो मेडिसिन आती उनको आप ले सकते हो, ऑलराइट। जैसे स्ट्रेप्सिल्स वगैरह हो गया, जो मेडिसिन आती है आपके, है ना, हाँ, सिरप आपकी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अवॉइड एंड इरिटेंट टेक लाइक स्मोक, जो इरिटेंट्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके उसको अवॉइड करना है। जैसे कि आपका स्मोक हो गया, या फिर आपके पॉल्यूशन हो गया, या फिर आपको ऐसी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपके इरिटेंट फाइबर्स ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके उनसे आपको दूरी बनाए रखना है। फिर अगला आ जाएगा आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, कैसे मैनेज करना है उसके बारे में। स्मोक सेसेशन, जो स्मोक पर्सन कर रहे हैं उसको आपको कंप्लीटली स्टॉप कराना है। यदि ठीक होना है तो भाई स्टॉप तो करनी पड़ेगी, राइट। तो कई बार होता है क्या, डॉक्टर एडवाइस करते हैं पर डॉक्टर खुद भी जा करके सिगरेट पी के आ जाते हैं, राइट। तो पहले हमको भी फॉलो करना है और पेशेंट को भी उसको एनकरेज करना है कि भाई आपको भी सिगरेट नहीं पीना है और डॉक्टर को भी नहीं पीना है, ऑलराइट। फिर आ जाता है मेडिकेशन, ब्रोंको ब्रोंकोडाइलेटर। मेडिकेशन में आप आ जाएगा ब्रोंकोडाइलेटर, ऐसी मेडिसिन जो आपकी ब्रोंकियस को डायलेट कर दी, दैट इज ब्रोंकोडाइलेटर। जैसे ये ब्रोंकस है, ये आपकी नेक्रोस हो गई है, सिकुड़ गई है, तो इसको वापस से डायलेट कर देती, वापस से चौड़ी कर देती। इन मेडिसिन को हम बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। स्टेरॉइड जो आपकी आती है वो भी हम ले सकते हैं इन्फ्लेमेशन सूजन के लिए, पेन के लिए। फिर आ जाती है आपकी एंटीबायोटिक, जो कि आपके एंटीबायोटिक बैक्टीरियल वायरस कॉज है तो उसको किल करने के लिए, और फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वैक्सीन, वैक्सीन भी आप ले सकते हैं यदि आपको फ्लू की वजह से निमोनिया हुआ है तो। फिर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, वापस से आपको जो पल्मोनरी फंक्शन उसको रिहेबिलिटेट करना है, कुछ आपकी जो एक्सरसाइज होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है, और पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, हैवी वर्क करने से कम बोलना है। इन केस यदि रिक्वायरमेंट है तो आप ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन आप पुट अप कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एडवांस केसेस में स्पायरोमेट्री करने के लिए बोलना है, पेशेंट को एनकरेज करना है ताकि लंग्स की उसकी एक्सरसाइज होती रहे, ओके। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल होगा उसके बारे में आप पर हम जानेंगे। सो असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस रेगुलरली, नर्सिंग को रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करना है, भाई पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट कितना है, मेडिसिन देने से पहले कितना था, आफ्टर एंटीबायोटिक या मेडिसिन जाने के बाद कितना आ रहा है, उसका सेचुरेशन क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, आरआर क्या चल रहा है, वो आपको असेस करना है। डीप ब्रीथ है, सैलो ब्रीथ है, राइट, तो उसको आपको असेस करना है। मॉनिटर वाइटल साइन आपको मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, सेचुरेशन रेट हो गया, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर एजुकेट द पेशेंट अबाउट स्मोकिंग सेसेशन अवॉइडिंग रेस्पिरेटरी इरिटेंट, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। यदि पेशेंट आपका कॉन्शियस से समझदार है तो आपको पेशेंट को समझाना है, बताना है भाई उसको स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, इरिटेंट जिसकी वजह से आपको हो रहे हैं, कुछ कंपनी वगैरह में काम करते हैं वहाँ पर आपको जाना बंद करना पड़ेगा, या फिर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। एनकरेज फ्लूड इनटेक, फ्लूड पानी ज़्यादा पीने के लिए, जो भी फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए पेशेंट को इनकरेज करना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बढ़िया सा हो। बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलना है, और पानी वगैरह ज़्यादा पीने के लिए, फल फ्रूट जूस ज़्यादा लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है ताकि जल्दी से वो हील हो पाए। असिस्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उसको देने के लिए, प्रोसीजर वगैरह के लिए भी नर्सिंग को असिस्ट करना होता है, बोले जो भी मेडिसिन वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करें।
फिर नर्सिंग इंटरवेंशन में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इंक्लूड ब्रोंकोडाइलेटर हो गया, स्टेरॉइड हो गया, और टीच अबाउट एनकरेज इफेक्टिव कफिंग टेक्निक टू क्लियर सिक्रेशन। पेशेंट को एनकरेज करना है, टीच करना है, उसको समझाना है, उसको कफ टेक्निक को कैसे क्लियरेंस कर सकता है उसके लिए। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है एज ऑर्डर, जितना भी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। पोजीशन द पेशेंट फैसिलिटेट यूजियल ब्रीथिंग, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको असिस्ट करना है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को पोजीशन देना है, अपराइट पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, सेमी फॉलर पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना है। ओके, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है, मेडिसिन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, फॉलो अप चेकअप के लिए बताना है, कैसे मेडिसिन लेना है, कैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, किसके इसके किस रीजन से हुआ है, क्या क्या इसके कॉजेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है पेशेंट के फैमिली मेम्बर को। यदि पेशेंट स्मोक करता है, स्मोक को स्टॉप कराने के लिए बोलना है, या फिर रेस्ट के लिए एनकरेज करना है, या फिर ऐसी जगह इरिटेंट की वजह से हो रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। यदि पेशेंट भी आपका कोप अप करेगा, वो भी कॉपरेट करेगा, तो जल्दी से रिकवर होने में, जल्दी से ठीक होने में वो आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने, इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, हमने सम ऑफ कर लेते हैं क्या क्या आज के लेक्चर में सीखा। सो फर्स्ट वन हमने यहाँ पर देखा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग आ जाना आपके ब्रोंक्यूल्स में, दैट इज आपका ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकियल्स में आपके इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से नॉर्मल में हम देखेंगे आपकी नॉर्मल ब्रोंकियल आपकी नर्व पूरी आपकी ओपनिंग है, डायलेटेड है, और जब आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, म्यूकस प्रेजेंट हो जाता है, थिक म्यूकस हो जाता है, जिसकी वजह से आप जितने अमाउंट में एयर ले पा रहे थे उतना आप नहीं लेते, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती, और आपको फीवर आता है इन्फेक्शन की वजह से, म्यूकस की वजह से आपको फीवर आता है, आपको बॉडी पेन होता है, चेस्ट आपका टाइटनेस होता है ना? तो ये सारे सिम्टम इसके अंदर इंक्लूड थे, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना है ना, कॉमन आपका कोल्ड कॉमन फ्लू की वजह से आपका एक्यूट हो सकता है, आपको सीओपीडी की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म में उसकी वजह से आपको हो सकता है, प्रोडक्टिव इसमें आपको कफ हो सकता है, राइट, प्रोडक्टिव आपको कफ होगा, और स्मोकिंग हो गया, आपका वीक इम्यून सिस्टम हो गया, ये भी एक आपका रीजन हो सकता है, पॉल्यूशन हो गया आपका, फ्यूम्स हो गया, डस्ट हो गया, इसकी वजह से आपको हो सकता है। और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी मैंने आपको बता ही दिया। डायग्नोस्टिक में आप इसमें चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम टेस्ट कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, कंप्लीट कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट भी आपको कराना है, वो भी आप करा लेंगे, टेम्परेचर वाइटल साइन वगैरह आपको चेक करना है। और मैनेजमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक्यूट में है तो रेस्ट एंड स्लीप के लिए पेशेंट का एनकरेज करना है, इंक्रीज फ्लूड इनटेक, फ्रूट वगैरह जूस वगैरह ज़्यादा लेना है, यूज ह्यूमिडिफायर, नॉर्मल आप घर में भी भाप वगैरह ले सकते हो, उसका भी लिए भी आपको एनकरेज करना है। और जो कफ सप्रेसेंट कफ डिप्रेशन मेडिसिन होती है एक्सपेक्टोरेंट, उनका यूज करना है, अवॉइडेंट इरिटेंट उनसे आपको अवॉइड करना है, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करना है, मेडिसिन वगैरह स्टेरॉयड हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आपको फॉलो करना है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, स्पायरोमीटरी वगैरह भी पेशेंट को करना है। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।